अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है? सलाम। वालेकुम सलाम। निशान पिछली अटेंडेंस तो काउंट नहीं हुई। वालेकुम सलाम। सर मैं करीब मैं सो करीब रहा ही था। था सर। अस्सलाम वालेकुम सर सर। मैं उठा, मैंने देखा और उस वक्त क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी और जब दोबारा आँख खुली तो क्लास एंड हो चुकी थी। ऐसा भी होता है सर? ये क्या नाम है इसका? ऐसे ही हो रहा है सर आजकल तो। सर हाँ जी। अमजद बात कर रहा हूँ। एक चीज डिस्कस करनी थी। कल डॉक्टर राशिद ने क्लास ली है ना, उन्होंने उस पे गूगल मीट या मीट जो दिया है एप्लीकेशन, और वो लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं थे। लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं थे? नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की काफी बार कि सर इसको रिकॉर्ड कर दें। वो बोले कि भाई मेरे पास इतनी मेमोरीज या लवाजमात मैं पूरे नहीं कर सकता। ओहो, फिर नहीं अब नहीं एक उनको। होगा। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर के ही पैसे मिलेंगे। हाँ सर, ये बात अगर आप अपने एंड से बोलेंगे तो शायद अच्छे से डिलीवर हो पाएगी। या वो ये आई थिंक वो यही समझे इस बात से कि यार ये बच्चे अपना मतलब फायदा उठाना चाह रहे थे, मुझे जो समझ आए। अच्छा, मैं बात कर लूँगा उनसे। मैं कहूँगा सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये इस वजह से है कि अगर कोई स्टूडेंट रह भी जाता है तो वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर ले ले। और ये बेसिकली एविडेंस जी भी है ना रिकॉर्डेड लेक्चर। जी सर जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अभी बस यही आए हैं। अमजद, स्टार्ट कर ले मुश्ताक। सर। मुश्ताक सारे फारिग हो गए एसजीएस वाले? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो सारे फ्री होते सर। अच्छा, फ्री हो गए। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्ट की। इस पे थे शायद हम। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे ये आप लोग मुझे रोक भी सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बताओ तो मैं कहाँ पे था? फंक्शन ऑफ अ पावर ऑफ एजेंसी। चलो अब थोड़े से प्रोफेशनल। ये पिछली दफ़ा ये कहाँ थे? तनवीर भी सो रहा था, जिशान भी, आप भी सो रहे थे, शहरियार भी नहीं है। सर आपने सर क्लास की काउंसिल पे थे, टाइमिंग हम ना यही चेंज से कर स्टार्ट कर सर। रहे हैं। सुबह 6 बजे रख दूँ? नहीं नहीं, शाम की रखिए। वालेकुम अस्सलाम। सर सारे सो रहे होते हैं, टाइमिंग और क्लास निकल जाती है। नींद में ही होती है पहली क्लास। नींद में ही हो जाती है सर। अच्छा, इंशाल्लाह सर इतवार को ना फजर के बाद कर लिया करें क्लास। फजर के बाद क्लास लेके सो गए सारे, ऐसे ही है ना? भाई सोते ही फजर में है। हाँ, ये तो फिर बड़ी मुश्किलों से जाग रहे होंगे आप लोग अभी। सर ऐसे सर ही जब भी तो आधी क्लास तकरीबन निकल गई। 4 4 साढ़े 4 बजे तक फारिग में थे। ओए होए होए। तो फिर चलिए, नयरीन साहब अभी आई हैं। ये मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर में सो रहे थे शायद सारे। नहीं, मैं जगह होता सर। मैं जगा हुआ था लेकिन सर आया जी नहीं मिड सर। टर्म कब हो रहे हैं? हमारा मिड एग्जाम कब हो रहे हैं? अभी तो तीसरा लेक्चर है मेरा। ये जनवरी में इंशाल्लाह कोशिश करके ना जनवरी के 15 तक ही मिड हम रखेंगे। सर इस दफा सेशन कौन से मंथ में खत्म हो जाएगा? इस दफा तो लेट स्टार्ट हुआ है ना। इनको मार्च में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। बस सर, हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हाँ नहीं, कोशिश इंशाल्लाह हमारा। से जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि फिर हमने वो स्प्रिंग भी स्टार्ट करना है ना। ठीक है, स्टार्ट करें यहाँ से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, वही जो मैंने आपको बताया था, पीसीपी बनी थी। ये फेडरल गवर्नमेंट शेल नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट, जिसमें पीपीसी और पीपीसी के कौन कौन से चेयरपर्सन होगा, उसका वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 उसके मेंबर्स होंगे। और ये कौन कौन होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पीपीसी जो बनेगी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, फिर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल जो बनेगी वो उन कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी? उसका एक चेयरपर्सन होगा, और चेयरपर्सन कौन होगा? वो पीएम साहब होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, फिर मिनिस्टर इंचार्ज होगा, और मिनिस्ट्री डिवीजन का हमारे यहाँ कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट कर रही है? कौन बताएगा? कंजा आप क्लाइमेट बताइए। चेंज। गुड, जबरदस्त। मिनिस्ट्री ऑफ सर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। जी जी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा, जैसे कि हमारी जरदाज गुल साहिबा है। ठीक है, वो जो है मिनिस्टर इंचार्ज हैं जो कि इसको रन कर रही हैं। फिर सीएम साहब होंगे ऑफ द प्रोविंसेस,
पहले देखें इस तरह चल रहा है ये। पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चेयरपर्सन है, उसके नीचे जो है वो मिनिस्ट्री इंचार्ज जो है जिसको चार्ज दिया गया है वो उसका वाइस चेयरमैन है, फिर उसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स में सीएम जो है, सीएम साहब जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके मेंबर हैं, एक मेंबर ये होगा, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन प्रोविंसेस। इस तरह फिर मिनिस्टर इंचार्ज जो उस प्रोविंस का है, जैसे हमारे यहाँ सिंध के अंदर कौन है मिनिस्टर इंचार्ज? मुर्तजा वहाब। मुर्तजा वहाब साहब, गुड, ये उसके मेंबर होंगे। और फिर सच अदर पर्सन नॉट एक्सीडिंग 35 एज द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट, और एक पर्सन ऐसा होगा जो कि 35 साल उम्र से ज्यादा का ना हो, और ये फेडरल गवर्नमेंट की आवाज स्लो हो गई काफी। कट रही है, अब सही है? हेलो, स्लो हो गई, अब सही है सर। अच्छा, और ऐसा बंदा जो कि 35 ईयर एज का हो, एक्सीड ना कर रही हो उसकी उम्र, उसको भी ये नॉन ऑफिशियली तौर पे वो दे सकते हैं। यार मैं ऊपर आ गया जरा, यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी भी है। अच्छा, हमारे यहाँ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिवीजन डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ सेक्रेटरी कौन है? देखिए हमारे सबसे पहले अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। पहले है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मैं खोल दिया, इसकी वेबसाइट पे चला गया, MOCC की। ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये खुल गया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज MOCC, ये मैंने खोल दिया। तो ये MOCC जो है ये उसी के तहत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि वी हैव, ये भी खुली नहीं है पूरी, ये मलिक अमीन असलम, ये जरताज गुल साहिबा है। जरताज गुल साहिबा जो है ये मिनिस्टर है फॉर स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्टर है, ये इस वक्त डील कर रही है। और यहाँ आपको एक शुरू में नजर आ रहा है, ये पहला जो है मियाज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जो वो साइन करके है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। फिर एक्ट्स, ये MES के तहत जो हमारे एक्ट्स बने, ऑर्डिनेंस बना है, जो रूल बना है, ये उसके अंदर आएगा। फिर NEQSS के अंदर हमारे, ठीक है, पॉलिसीज दी हुई है, तो ये सारा इसके अंदर आएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अ कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डील विद क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। और इनका काम क्या है? पॉलिसी डिजाइन करना है, प्लान्स बनाना है, जो भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये जरताज गुल साहिबा जो है ये पंजाब में इनका ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। और ये हमारे मेरे कज़न है, मामूजाद यूँ समझे भाई हैं, बिल्कुल बहुत क्लोज। ये उनके शौहर जो है वो आपस में क्लास फेलो थे, ये उनकी बेगम है। बहरहाल शी हैज़ नो बैकग्राउंड रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। और सर जॉब का कुछ करें यार, जॉब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जब तक हाथ पाँव दिए तो किसी के आगे क्यों हाथ पाँव फैलाएं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है उस्मान। तो ये हो गया MOCC के तहत जो है हमारे वो ये पब्लिकेशंस, पॉलिसीज बनी हुई है, पब्लिक नोटिस है, प्रोजेक्ट्स है, ये कॉन्टेक्ट्स हैं इसके। अच्छा, तो बताने का मकसद ये था, शेयर में ख़त्म कर रहा हूँ इसका। तो बताने का मकसद ये था कि भाई मिनिस्ट्री बनती है, और मिनिस्ट्री के तहत फिर वो उसके, यार वो कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है। ये फिर मेंबर सेक्रेटरी आ जाएंगे, उसके बाद जो है फिर काउंसिल बनेगी, काउंसिल फिर फ्रेमवर्क बनाएगी। फिर ये मैं आगे चलता हूँ, काउंसिल को छोड़ दें। फंक्शन एंड पावर ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल पहले बनती है, जो फेडरल गवर्नमेंट काउंसिल बनाएगी, फिर उसके तहत जो इन्वायरमेंटल एक्ट बनाए प्रोसीजर्स बनते हैं, तो उस काउंसिल की पावर कितनी है? फंक्शन एंड पावर ऑफ काउंसिल क्या है? कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखें इस काउंसिल की इतनी पावर है कि ये सुपरवाइज इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्स कर सकती है इस एक्ट को, इसके इतनी पावर दी गई है। फिर ये नेशनल पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकती है, और फिर ये अप्रूव करा सकती है नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसकी पावर ये है। फिर ये प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट, ये इस पे भी काम कर रही है। कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न, इसको छोड़ दें। कंसीडर द नेशनल एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स एंड गिव अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देयरऑन, ये इसकी पावर्स हैं,
फिर आ जाए, अच्छा पीईपीसी के बाद जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल बनती है उसके फर्दर क्लॉज के अंदर ये आता है कि हम करते हैं पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनती है, जिसको हम पीपा कहते हैं, सीपा कहते हैं, बीपा कहते हैं। पंजाब में तो पीपा है, सिंध में सीपा है, तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो हम डील कर रहे होते हैं सीपा से कर रहे होते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात हैं, वो नोटिफिकेशन से निकाल सकता है ऑफिशियल गजेट कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो उसको पावर दी गई है कि वो सारी फंक्शंस को इसको एक्ट और रेगुलेशन के तहत इसको चलाए, ठीक है। और फेडरल एजेंसी ही शैल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। फिर फेडरल एजेंसी भी वो उसका एक डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में उसको अपॉइंट कर सकता है। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, और फिर उसकी यहाँ पे पावर और फंक्शन एजेंसी की बताया गया है कि वो डायरेक्टर जनरल को पावर दी गई है, डीजी जिसको हम कहते हैं, कि वो उस फेडरल एजेंसी को या लोकल प्रोविंशियल असेंबली को रन कर रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फंक्शन ऑफ फेडरल एजेंसी, उसका फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंट करे ऑफ दिस एक्ट, जो कि एक्ट बनाया गया है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, उसको एडमिनिस्टर करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और रेगुलेशन रूल्स बनाए, सेट करे। फिर कोऑर्डिनेशन करे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, एडवाइजरी कमेटी बनाए। मैं खुद क्योंकि अल्लाह का शुक्र एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, तो बाज़ औक़ात एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है ताकि उस पर जो है डीजी साहब जो है डिस्कशन करते हैं, फिर नेसेसरी एक्शन ले, और ये सारी चीज़ें बहरहाल ये लिखा हुआ है, प्रिपेयर करें NEQS को, ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कोऑर्डिनेट करे, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको कभी पढ़ लीजिएगा आप। पावर्स ऑफ फेडरल एजेंसी, फेडरल एजेंसी का क्या पावर है, ठीक है, वही लीज, परचेज, एक्वायर, ओन, होल्ड, इम्प्रूव, यूज, अदरवाइज डील इन एंड विद। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं फेडरल एजेंसी, क्या कर सकती है, ये लीज परचेज वगैरह पे भी बैन कर सकती है अगर इसके पास जाए। सेल, कन्वे, ये सारी चीजें इसकी हैं, इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, छोड़ दें इसे। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज की पावर्स एंड फंक्शन कितना है, ठीक है। अब यहाँ भी लिखा है कि पाकिस्तान ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गजेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो क्या कर सकते हैं अंडर सेक्शन 26, प्रोविंशियल एजेंसी शुड बी हेडेड बाय डीजी। हमारे यहाँ डीजी साहब कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, नईम मुगल साहब, नईम अहमद मुगल साहब, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे उसको, और शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो लोकल यानी प्रोविंस की है, सिंध की है, उन्होंने इनको अपॉइंट करता है। फिर प्रोविंशियल एजेंसी शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड लीगल स्टाफ, इनका अपना एक लीगल स्टाफ भी होता है, वकील भी होते हैं। और फिर ये पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एजेंसी शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय डीजी, ये डीजी के हाथ में होता है। फिर ठीक है, बाकी सारी डीजी की पावर्स लिखी हैं इसके अंदर। अच्छा, ये क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड, ये क्या है, ये कोई बताएगा? सर ये वो क्या कह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? नहीं, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक चीज दिखाता हूँ मैं। सर ये वो फंड तो नहीं होता जो EPA को सबमिट कराना होता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे मुश्ताक साहब, मुश्ताक बिल्कुल सही पहुंचे। ये वो फंड है जो कि EPA को जमा कराना होता है। ये किस नाम पे जमा कराना होता है, ये होता है हमारा, मेरे पास खुल नहीं रहा है, ये तो मैं आपसे शेयर करूं, ओहो व्हाट्सएप पे मैं आपको एक दिखाऊंगा, इसकी पिक्चर अगर खुल जाती है तो। सर ये क्या जमा कराना लाजमी होता है? बिल्कुल ये लाजमी होता है, अपनी इसकी फीस है एक, हमारे यहाँ जमा होता है सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड के नाम से, हम इसका पे ऑर्डर बनवाते हैं। इसका पे ऑर्डर बनता है, बनता है लेकिन हाँ सर, इसका एक पे ऑर्डर बनता है। एक मिनट में दिखाता सर, इसका मतलब है ये पे ऑर्डर बनाने के बाद तो फिर एनवायरनमेंट पे तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, एक पे ऑर्डर जो है वो ये मेरे पास पड़ा हुआ, अल्लाह करे खुल जाए, नहीं खुल रहा, वो एक्सपर्ट डिलीट हो गया है। तो मेट्रो मिलन अगरबत्ती का मुझे ना काम मिला था एक IEE के हवाले से, तो उन्होंने पे ऑर्डर बनाया था यही सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड का, वो डिलीट हो गया, वो खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखाता आपको।
तो सिंस ये प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड क्या होता है, देखिए जब भी कोई IEE या EIA होती है या कोई भी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं हम प्रोविंशियल एजेंसी में, तो उसके अगेंस्ट उसकी एक फीस होती है, ठीक है। EIA की फीस कितनी है? 1 लाख 2 लाख रुपए। यहाँ 2 लाख सिंध में EIA की फीस 2 लाख रुपए है, पंजाब में 30,000 रुपए, बलोचिस्तान में भी 2 लाख रुपए है, ठीक है। इसी तरह IEE की 1 लाख रुपए, EMP की जो है 30,000 है, वो डायरेक्ट सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड में जमा होता है। यानी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बना लिया गया है ये, लेकिन ये फेडरल लेवल पे इसका जो पैसा जमा होता है वो सारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होता है, ठीक है। तो प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड shall be derived from following sources, namely grants made, loans advanced by federal government, aid and assistance grants advance। इसका मकसद पता है क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड्स का? इसका मकसद ये है कि अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करना चाहे तो इस फंड में से उसको डोनेशन दी जाए। यानी उसको कोई भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं कोई बेहतरी का, तो वो इस फंड में से पैसा निकलेगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंट्रीब्यूट होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या अदर पर्सन से जो भी IEE की EMP की रिपोर्टें जमा करा रहे होते हैं, ये उनसे लिया जाता है, ठीक है। प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड शैल बी यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मकसद है and other purpose which in the opinion of the board will help achieve environmental objective and purposes of this act। मतलब इसका मकसद ये है कि इस फंड को इन्वायरमेंट की रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये फंड का मकसद ये है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड, अगेन मैनेज कैसे करेंगे इसको हम, इसके लिए एक बोर्ड होता है, ठीक है। शैल बी मैनेज बाय अ बोर्ड नोन एज प्रोविंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बोर्ड। और इसको हेड कर रहे होते हैं, इसका अपना एक चेयरमैन होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, P&D का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, जिसके पास जो इस बोर्ड को रन कर रहे होते हैं, जिनके पास ये पैसा जा रहा होता है। Such officers of the provincial government not exceeding 6 as a provincial government may appoint, including secretariat in charge of the finance, industries and environmental department। तो ये सारे कहाँ से आते हैं? या तो वो किसी फाइनेंस से होंगे, या वो किसी इंडस्ट्रीज से होंगे, या किसी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से होंगे जो इसको रन कर रहे होंगे, लेकिन उनकी तादाद 6 से ज्यादा नहीं होगी। Such non-official person not exceeding 10 as provincial government may appoint, including representative of provincial chamber of, जैसे हमारे यहाँ KCCI है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो उसके भी मेंबर इसका पार्ट हो सकते हैं। डायरेक्टर जनरल भी हो, डायरेक्टर जनरल तो मेंबर और सेक्रेटरी उसको चला रहा होता है, ठीक है। तो सारी चीजें आगे इसके अंदर, इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, अब आ जाइए 11वें नंबर पे। अच्छा, जो ये चल रहा है ना 11, 12, 13, ये इसके सेक्शंस हैं, ये साइड में चल रहे हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है? वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डिस्चार्जेस एंड एमिशन। इसका मतलब ये कि पोल्यूशन चार्ज जो है वो प्रोहिबिट है अकॉर्डिंग टू NEQS। यानी कोई भी कंपनी अपनी एमिशन या एफ्लुएंट या वेस्ट या एयर पोल्यूटेंट वो डिस्चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसका कोई मिटिगेशन ला ले। फिर ये आ गया सेक्शन 12। क्या लिखा है सेक्शन 12? नजर आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? पार्टिसिपेंट देख लेते हैं। IEE सर। IEE है जी सर। ये वही मेन एरिया है जो हमारा सब्जेक्ट है, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, IEE एंड EIA। ये किसके अंदर आ रहा है? सेक्शन 12 के अंदर। देखिए पंजाब का ये जो नेशनल लेवल पे एक्ट बना हुआ है उस पे सेक्शन 12 जो है, ये सेक्शन 12 लिखा हुआ है साइड में। सेक्शन 12 जो है वो बयान करता है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड EIA, ठीक है। नो प्रोपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट शैल कमेंस कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन अनलेस he has filed with the agency an initial environmental examination where the project is likely to cause an environmental impact assessment and has obtained from the federal agency approval in respect thereof। तो ये बड़े काम की क्लॉज है। इसी की बेसिस पे कंसल्टिंग फर्म कमा रही होती हैं। मैंने खुद भी इस पे काम करके कमाया है। जो मैं जनरल बात आपसे कहूँ कि IEE EIA रेगुलेशन, ये IEE EIA जो है वो सेक्शन 12 है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, ये सेक्शन 12 के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या है कि कोई भी प्रोपोनेंट जो है वो जब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो फेडरल एजेंसी से या प्रोविंशियल एजेंसी से
इस IEEE या EIA की अप्रूवल ना ले। ठीक है, आगे आगे देखते हैं सेक्शन 13 किसके बारे में, ये देख लिए, पूरी डिटेल्स है, इसको जाने देते हैं। सेक्शन 13 है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं बेसल कन्वेंशन के, तो कोई पर्सन जो है, नो पर्सन शैल इंपोर्ट हैजार्डस वेस्ट इनटू पाकिस्तान एंड इट्स टेरिटरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हिस्टोरिक वाटर। कोई पर्सन जो है वो हैजार्डस वेस्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकता, इन्होंने तो प्रोहिबिट किया हुआ है। हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, वही हैंडलिंग हैजार्डस वेस्ट, इसका एक लाइसेंस देती है, अंडर अ लाइसेंस इशूड बाय फेडरल एजेंसी इन सच मैनर एज मैनी। अच्छा, हमारे यहाँ हैजार्डस सब्सटेंस की जो है वो सेक्शन 13 के अंदर आता है, यहाँ सेक्शन 14 के अंदर आता है। तो कोई भी कंपनी जो है हैजार्डस वेस्ट उठा नहीं सकती। देखें, 4 चीजें होती हैं। हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट में क्या आता है, नो पर्सन शैल जनरेट, कलेक्ट, कंसाइन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज ऑफ, स्टोर, हैंडल और इंपोर्ट एनी हैजार्डस सब्सटेंस एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंस इशूड बाय फेडरल एजेंसी। ठीक है, जब तक कि उसको लाइसेंस ना दे सीपा, बीपा या पीपा, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, फेडरल एजेंसी उसको जब तक लाइसेंस नहीं देंगी, तब तक वो ये सारे काम, ये वेस्ट हैंडलर जितने भी है ना, वेस्ट हैंडलर की मैंने एनओसीज भी कराई हैं, बहुत सारे वेस्ट हैंडलर की मैं एनओसी शेयर करूंगा आपसे। तो ये जितने भी वेस्ट हैंडलर्स होते हैं, ये सीपा से या बीपा से जो है वो एनओसी लेते हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इसी तरह मोटर व्हीकल का सेक्शन 15 है, दिस इज सेक्शन 14, दिस इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है कि भाई कोई भी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कोई भी व्हीकल जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स या नॉइज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, उसको एनईक्यूज फॉलो करने हैं। फिर आ जाइए 16 पे क्या है, ईपीओ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ईपीओ ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो पर्टिकुलर एमिशंस कर रहा है और वो कोई काम रोक नहीं रहा, तो उस पे इमीडिएट स्टॉपेज लगाने के लिए सीपा या बीपा को या पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को इख्तियार है, फेडरल एजेंसी को, कि वो उसका काम क्या करते हैं, इमीडिएट स्टॉप कर दे। जिसकी बेसिस पे जाके कंपनियां बंद करते हैं ना, वो इस ईपीओ की बेसिस पे जाके बंद करते हैं। फिर पेनल्टीज है, सेक्शन 17 के अंदर पेनल्टीज लग सकती हैं कि अगर किसी ने किसी सेक्शन की वायलेशन की है तो सीपा को या प्रोविंशियल एजेंसी को या फेडरल एजेंसी को इख्तियार है, वो पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी किन सेक्शंस पे लग रही है, कंट्रावेन्स और फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111, 12 IEEE वाला, 13 इंपोर्ट वाला, सेक्शन 16, इन सेक्शंस पे अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उस पे पेनल्टीज लग सकती हैं। और वो पेनल्टीज कितनी होती हैं और कौन डिसाइड करता है, कौन बताएगा, अमजद? सर हम तो दरवाजे से वापस भेज देते थे, तो वापस आ जाते हो? नहीं, पेनल्टी दरवाजे से निशान कितनी लग सकती है? सर जब फीस लाखों में मांग रहे हैं तो पेनल्टी भी फिर लाखों में ही होगी सर। अब मिनिमम ये है कि सिंध में जो है वाटर कमीशन बना देते हैं, नहीं कमीशन नहीं बनाते इसमें, वाटर कमीशन का तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये होता है कि पेनल्टी डायरेक्टर जनरल के हाथ में होता है कि वो पेनल्टी तकरीबन 100,000 मिनिमम जो है 1 लाख से वो 50 लाख तक लगा सकता है पर डे। इतनी पेनल्टी का इख्तियार है उसके पास। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, ये जो अभी जो जितने ये हाई राइज रेजिडेंशियल फ्लैट वगैरह जो बन रहे हैं, या इनकी भी EIA या वगैरह बनानी होती है? देखिए सब चीज, हर चीज की हमारे यहाँ जो है इस ये EIA में बहुत चार्म है। हमारे यहाँ हर बिल्डिंग की जो कि 6 मंजिला से ऊपर जा रही है, मेरी बात सुनिएगा, जो 6 मंजिला से ऊपर की बिल्डिंग है 6 to 15, 6 to 15 जो है उसकी IEEE होती है, 6 से ऊपर जो होती है। और 15 से जो ऊपर होती है, यानी 15 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है, 15 मंजिला से जो ऊपर बनेगी, चाहे वो हाई राज 39, मैंने एक प्रोजेक्ट था उसकी ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट करके दी थी, वो बन रहा था यहाँ पे, क्या नाम है इसका, बिलावल चौरंगी से आगे, वो तकरीबन 40 मंजिला थी, बन रही है अभी वो। तो ये हर हाई राइज बिल्डिंग की भी EIA होती है। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशंस आप बता रहे हैं EIA IEEE के लिए हाउसिंग स्कीम्स या बिल्डिंग्स के लिए, ये सर कहीं कोटेड हैं ये चीजें? हाँ हाँ बिल्कुल है, नो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कोई वो भी सर अगर रेफरेंस भी देखिए जी, जो रेगुलेशन है ना वो ये बताती है ना, मैं सेक्शन 12 पे आ रहा हूँ दोबारा,
ये सेक्शन 12 जो है वो ये तो कह रहा है कि नहीं कोई सर, उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि हाउसिंग स्कीम्स वगैरह या 6 बिल्डिंग से ज्यादा ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट, ये सब कहाँ लिखा बिल्कुल हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हाँ हुआ वो है। सर। बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हेलो। हेलो। सर ये इनका जो सेक्शन 12 होता है, ए होता है, बी होता है, जिसमें टेक्सटाइल और ऑयल एंड गैस डिफरेंट इन्होंने वो वो कैटेगराइज। देखें, वो जब हम ये है एक्ट, ये एक्ट की बात करें, दिस इज आवर एक्ट, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये। एक्ट जो है वो फर्दर एक्सप्लेन होता है रेगुलेशन से। जब हम वो रेगुलेशन बात पढ़ेंगे ना, ये तो अभी एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जब हम रेगुलेशन पे जाएंगे तो उसमें उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है अच्छा अच्छा अच्छा, कि ठीक किस है, ठीक प्रोजेक्ट है। का क्या होगा। सर वो चेकलिस्ट बेस्ड भी पढ़ाएंगे ना? वो भी बताऊंगा चेकलिस्ट कौन सी जी होती है ठीक। और बड़े काम की चीजें हैं। एक मिनट, जी चार्जिंग, एक मिनट, चार्जिंग लो हो रही है। अब सर बेटा शोर नहीं करेगा। जी अच्छा, फिर यहाँ तक तो हो गया कि भाई ये सेक्शन सेक्शन 13 हो गया, सेक्शन 14 हो गया, सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16 हो गया, फिर आ गया हमारा सेक्शन 17। सेक्शन 17 इज रिगार्डिंग पेनल्टीज, ठीक है। और इसमें लिखा है कि अगर किस किस चीज़ों पे आप वायलेशन करेंगे तो पेनल्टीज लग सकती हैं। फिर इसके बाद टाइम बहुत थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूँ इसको। ऑफेंसेस बाय बॉडीज कॉर्पोरेट, ऑफेंस भी डाल सकते हैं। where any contravention of this act has been committed by a body corporate and it is a proof that such offense has been committed with a consent or convenience or is attributed to any negligence on the part or any director, partner, manager, secretary or other officer of the body corporate, such director, partner, manager, secretary or other officer of the body corporate shall be deemed guilty। ठीक है, हमारे यहाँ गिल्टी नहीं होते, बाहर तो जो बाहर की जो दुबई में है, यूके में है, वहां पे मैनेजर्स कन्विक्ट होते हैं, गिल्टी भी होते हैं। यानी अगर किसी ने उसको फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उस बॉडी के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ, उस सेक्रेटरी के खिलाफ उसके खिलाफ एक्सप्लेनेशन निकल सकती है। ठीक है, लिखा ना एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उनके खिलाफ जो है एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि आपने काम कैसे किया। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो सर जो नोटिस वगैरह आते हैं ईपीए की तरफ से, वो तो डायरेक्टली सीईओ के नाम पे ही होते हैं ना? वो ईपीओ होता है ना, क्या कह रहे हो आप? वो जो नोटिस होता है ना वो जैसे कोई सीईओ के नाम इंडस्ट्री है, होता है, उसमें कोई वायलेशन क्योंकि वगैरह कुछ। वो जी जी मैनेजमेंट का जी हेड होता है, उसी को करती है कंपनी। जी ठीक है। सर। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल क्या है? हमारे यहाँ दो ट्रिब्यूनल्स हैं, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल क्या है? ये इन्वायरमेंट की कोर्ट है एक किस्म की। द फेडरल गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एस्टेब्लिश एज मैनी इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। जितनी बना सकता है बना सकता है। हमारे यहाँ फिलहाल मोर देन वन, दो हैं, एक पंजाब में है लाहौर में, और एक सिंध में है यहाँ कराची में। ठीक है, बाकी बलूचिस्तान में और केपीके में नहीं है, तो बलूचिस्तान वाले कहाँ जाते हैं और केपीके वाले कहाँ जाते हैं, ये कौन बताएगा? निशान। सर सिंध में आते हैं बलूचिस्तान सर वाले, ये और बलूचिस्तान केपी वाले वाले सिंध में पंजाब आते हैं, में। गुड। और जो सिंध में और केपीके वाले केपी हैं के वो वाले पंजाब पंजाब की में। ट्रिब्यूनल में आते हैं, सही, गुड। जी। Environmental tribunal shall consist of a person who is or has been or qualified appoint judge, कोई जज हो सकता है, ठीक है, या कोई हाई कोर्ट का वकील हो सकता है। ठीक है, और वो किस तरह बनता है? आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसके उससे उसके कंसल्टेशन होगी। अगर ये देखा जाए ना, बड़ा सख्त रेगुलेशन है, लेकिन इस पे हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं होता। तो इन्वायरमेंटल फिर आगे बताया फिर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का For every sitting of the environmental tribunal, the presence of the chairperson and not less than one member shall be necessary। यानी एक मेंबर और चेयरपर्सन का होना लाजमी है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में। फिर क्या है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का? यहाँ पे बताया कि उसका काम क्या होगा, उसके मेंबर्स के क्या इख्तियारात होंगे, ठीक है, उसकी सिटिंग कब कब होगी,
और वो क्या क्या कर सकता है। फिर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, यहाँ बताया एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल का पावर कितना है, पावर कितनी है इसकी, ठीक है। और फिर पावर के बाद नीचे आ जाइए, ये सेक्शन 21 था, ये तो पावर चल रही है उसकी। 22 पे है अपील्स टू इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। अच्छा, कोई पर्सन अगर कोई समझता है कि भाई मेरे खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है, यानी एजेंसी गलत काम कर रही है या कोई गवर्नमेंट का इदारा मेरे खिलाफ मुझे इन्वायरमेंटली तौर पे मुझे जो है क्या कहते हैं ब्लैकमेल कर रहा है, तो पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ फेडरल एजेंसी, वो अपील भी कोई दायर कर सकता है कि भाई मुझे जो इस पे ले ऑफ दिया जाए या मुझे जो है वो अपील जो है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में ही जमा होती है, ठीक है। तो ये लॉ पता होने चाहिए इंडस्ट्रीज के हवाले से। आप इंडस्ट्रीज में बैठे हुए हैं तो सिर्फ जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को इख्तियारात नहीं है सारे, बल्कि वो क्या कहते हैं पर्सन को या इंडस्ट्री को भी इख्तियारात है, वो अपील कर सकता है। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, फिर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो भी उस ऑर्डर पे क्या कर सकती है, कितना 30 डेज के अंदर उनके पास टाइम पीरियड होता है, वो उसको विदहेल्ड कर सकती है। फिर मैजिस्ट्रेट जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, ये क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो सेक्शन 17 या जो भी है, तो मैजिस्ट्रेट का कॉम्पिटेंट पर्सन होगा और उसके इख्तियारात में वो पनिशमेंट लगा सकता है, ठीक है। उसके ये इख्तियारात होंगे, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अपील, फिर अपील हो गई, पावर्स टू गिव डायरेक्टर्स, ये बस इतना मैं इसकी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इसको। तो ये आप पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आखिर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस ये सेक्शन 31 है शेड्यूल, ये रोम के अंदर 1951 हुआ था, उसको सामने रखा ये है। फिर पाकिस्तान प्लांट प्रोडक्शन एग्रीमेंट है साउथ एशिया का, रोम के अंदर हुआ था, ये उसकी भी एक क्या कहते हैं झलक है इसके अंदर। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पे जो हमारी कन्वेंशन हुई है, वाटरफॉल, रामसार वगैरह, ये उसके तहत भी बनाया गया है। कन्वेंशन जो हमारी किस पे हुई है, वर्ल्ड कल्चर नेशनल हेरिटेज पे हुई है पेरिस के अंदर 1972, ये उसकी भी रेटिफिकेशन है। ये इन सब की रेटिफिकेशन है। और इसी तरह कन्वेंशन और साइट्स पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज रिगार्डिंग वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, ठीक है। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन, CMS हो गया इसके अंदर जो बॉन में हुई थी। इसी तरह सी पे हो गया जो मैंने आपको सी बताया था, मोंटेगो बे। फिर वियना कन्वेंशन है, वियना के अंदर जो थी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये इसके अंदर इसकी रेटिफिकेशन भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर डिप्लीशन पे जो हुआ था। फिर नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर सेंटर्स इन एशिया, इस पे ये ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट हो गई जो कि बेसल कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD हो गई जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ठीक है। फिर UNFCCC हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो पूरा एक्ट बनाया गया है, ये बेसिकली इन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी उनका रेटिफिकेशन है। तो आप इन सबको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो रेगुलेशन डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको IEEE के हवाले से बता दूंगा। मुझे इतना पता है कि आपको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ऑनलाइन है, लेकिन ये मेरी कोशिश है कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो शेयर हो जाए। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछा करें, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा पेपर के अंदर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? मेरा एक क्वेश्चन IEEE और चेकलिस्ट बेस्ड अप्रूवल जो होती है उनको डिटेल में समझा दीजिए प्लीज। वो तो आगे हम आएंगे ना, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो बताने का मकसद ये था कि हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना था, कब बना था, उसके कितने सेक्शन, अभी मेरे ख्याल में सेक्शन 26 सेक्शंस है, उसके 26 सेक्शन है। पहले नंबर पे क्या सेक्शन है, दूसरे नंबर पे ये सेक्शन है साइड के अंदर, ये जो 1 2 लिखा हुआ है। 1 का मतलब उसका टाइटल है, 2 का मतलब उसके अंदर डेफिनेशंस हैं, 3 का मतलब उसका क्या है, सेक्शन 12 का मतलब IEEE रेगुलेशन है, सेक्शन 13 का मतलब प्रोहिबिशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट है। तो ये सारे उसके सेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सेक्शंस देखने और इसके साथ इसकी वर्किंग करनी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको रिगार्डिंग दिस एक्ट या इंटरनेशनल मियास के हवाले से है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर जो कन्वेंशन 97 के बाद हमने साइन किए हैं सर, वो उसका क्या होगा सर? वो भी आ रही है ना, रेटिफाई हो जाती है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है।
क्यों अभी जो सर आपने नीचे बॉटम में दिखाए थे हाँ हाँ इसके स्केजुअल, उसमें हाँ 14 कन्वेंशंस थे सर, जबकि हम देख, 22 साइन कर चुके हैं अब तक। अब तो हाँ ये 14 है ना, हमने 22 कर लिए, तो ये अपडेटेड वर्जन इनका नहीं आया, ये वो पुराना वाला पड़ा हुआ है, अच्छा ये सही सही। 1997 का पड़ा हुआ है, तो इनको रिवाइज करना चाहिए, ये बस पुराना पड़ा है तो उसी को चला रहे हैं। अभी तो मैं आपको ड्रॉबैक बताऊंगा कि हमारी IEEE EIA रेगुलेशन के अंदर ड्रॉबैक्स क्या है, उसके अंदर क्या अच्छा फॉल्ट सर है। ये सर टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन Yeah. IEE और EIA में डिफरेंस क्या है सर? EIA तो हम बाद में भी देख रहे होते हैं, मतलब बाद की क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो देखिए IEEE में हम नहीं देख रहे होते क्या, नहीं क्योंकि नहीं, ये देखिए मैं आपको इनिशियल बताता एग्जामिनेशन है। हूँ, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है वो IEEE और EIA का कॉन्सेप्ट है, दोनों आते एक ही सेक्शन में, दोनों आते एक ही सेक्शन में, यानी हमारे एक्ट के एक ही सेक्शन के अंदर आते हैं। अच्छा, IEEE हम कहते हैं जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी IEEE होती है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी EIA होती है, लेकिन बाहर दुबई वगैरह में ऐसा नहीं है। दुबई में हो गया आपका, सऊदी अरब में हो गया, वहां पे भी तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, इंटरनेशनल रेगुलेशन, इंटरनेशनल है, इंडिया में भी होती है। तो बाहर क्या है, बाहर ये है कि आप सिर्फ EIA करते हैं, उस EIA को उन्होंने कैटेगराइज किया है, EIA 1, EIA 2, EIA 3। हमारे यहाँ उसको IEEE और EIA में कैटेगराइज किया गया है। IEEE में क्या होता है, IEEE वो छोटे प्रोजेक्ट्स की होती है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, और वो लगने जा रहे हैं, प्रोपोज्ड है, यानी वो लगे हुए नहीं है, तो हम उसकी इनिशियल छोटे एनवायरमेंटल, प्रोजेक्ट से क्या मुराद है सर? हाँ, छोटे प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? छोटे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो या उसकी कॉस्ट कम हो। तो कोई इसकी लिमिट है कि बिल्कुल रेंज डिफाइन नहीं है सर कि इतनी लिमिट कॉस्ट है, हो? बिल्कुल बिल्कुल है, लिमिट्स हैं इसकी, वो तो रूल्स में डिफाइन है ना सर। वो तो रूल्स के अंदर दी हुई हैं। फर्ज किया एयरपोर्ट बनेगा, तो आपको अल्टीमेटली पता है एयरपोर्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे ही है ना, ठीक है एयरपोर्ट सर। बनाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है, और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसके इम्पैक्ट ये हो सकते हैं, उसके इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि वो उससे जो है वो नॉइस प्रोड्यूस हो सकता है, उसके फ्लोरा फाना डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसकी हमेशा EIA ही होगी। पेस्टिसाइड कंपनी है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसकी हमेशा EIA ही होगी, EIA होगा। ठीक है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉस्ट बेस्ड होते हैं, पैसों पे, इतनी अमाउंट होगी तो उसकी IEEE होगी, इतनी अमाउंट होगी तो उसकी EIA होगी। जैसे कि ऑयल एंड घी कंपनी है, कुछ एनर्जी पे, अब एनर्जी 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगेगा तो उसकी IEEE होगी, इससे ऊपर का लगेगा तो EIA होगी। तो डिपेंड करता है, इन्होंने उसको सेटिंग की हुई है रिगार्डिंग इम्पैक्ट्स, रिगार्डिंग मनी, कॉस्ट बेस। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है मेन, IEEE जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स की होती है, उसमें पब्लिक हेयरिंग नहीं होती। हेयरिंग में मतलब ये है कि उसको लोगों के सामने पेश नहीं किया जाता, वो एजेंसी के ऊपर होता है, एजेंसी उसकी अप्रूवल देती है। EIA जो है वो हेयरिंग में चला जाता है, तो ठीक सर है। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत बड़ी मैंने एक कंपनी लगाई है, उसकी मैंने EIA कराई है, अब उस कंपनी के अंदर ही मैं कोई जो है कोई बाद में कोई छोटा प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो वो आप फिर मैं IEEE कराएंगे उसकी उसकी? EIA करवाऊंगा या नहीं, IEEE IEEE करवानी पड़ेगी? IEEE होगी। ऐसा हुआ है ना अभी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा और फिर उसके अंदर एक ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, ठीक है, एक डाइंग यूनिट है, एक डाइंग यूनिट शुगर इंडस्ट्रीज के साथ ऐसे ज्यादा हुआ है। जी, शुगर जो के साथ भी है कि शुगर शुगर इंडस्ट्री कमीशन लगाते वाले हैं, आए थे ना, हाँ, फिर उसकी जब उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा किया रहे था होते हैं तो उसके उसकी बाद वैल्यू बढ़ IEEE बहुत हुए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर हम सर सर मैकेनिज्म दोनों का एक ही है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब तकरीबन IEEE में भी मिटिगेशन पे हम जाते हैं बिल्कुल उसकी दोनों में टेक्निक्स जाते वगैरह? हैं, दोनों में जाते हैं, अच्छा सर, वो सर नाम से नेक्स्ट सर क्लास ऐसा था ना, संडे को, इनिशियल बिल्कुल एग्जामिनेशन, बीच में इसलिए रख मैंने लेंगे पूछा। क्लास। सर संडे को रखें। बीच में रखने भले सबसे अच्छा सर डिस्कस मैं कर खाली लो, मेकअप कोई भी ये हो नहीं है एक गया। बीच बंदे में की रख लें, चॉइस हो। कोई इशू नहीं है, रात में रखेंगे, 8 बजे के बाद फारिग होते हैं ना आप लोग, सर और कल सबसे परसों डिस्कस में कर रख लेंगे लें। ना इस चीज को। ठीक है, सर 8 बजे के बाद रखिएगा सर, क्योंकि मैं तो ऑफिस से ही 8 बजे ठीक तक है, आता ठीक है, हूँ 8 रात बजे के को। बाद रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ज्यादातर जॉब्स वाले हैं। सर सर मैं तो जाता नहीं, खुशियाबाद हूँ। ओहो, जब नूरियाबाद, थर्सडे को रख लीजिएगा सर। ठीक है इंशाल्लाह। सर ये कंफर्म कर रहा हूँ, कोई चेक नहीं मिलेगा जो रिपोर्ट के हवाले से, जो EIA का रिपोर्ट होता है, जो कि उसमें ये मेंशन हो कि आपने रिपोर्ट में ये चीजें लिखनी होती है, मेरे जिस पास है तरह एक एक चेकलिस्ट, फॉर्मेट होता है ना। वो है चेकलिस्ट, लेकिन वो वो चेक पैसों की देता हूँ मैं। पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह आगे, ठीक है।